आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। चाहे यूपीएससी मेंस हो, यूपी पीसीएस मेंस हो और उत्तराखंड पीसीएस का मेंस हो, लेकिन प्रीलिम्स में भी इसका बहुत ही महत्व है। यहां से 5-6 प्रश्न प्रीलिम्स से भी आते हैं, विविध में भी और हिस्ट्री के अंतर्गत भी आते हैं। तो कला और संस्कृति के विभिन्न रूपों का अध्ययन हम करेंगे, उनके बीच अंतर को समझेंगे। मैक्सिमम चीजें कला और संस्कृति के टॉपिक में दोस्तों आपको कॉमन रहेंगी, जैसे बहुत सारी कलाओं का आपका महत्व में सेम सेम पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। उनके सामने चुनौतियां जो आएंगी वो भी लगभग लगभग समान आती हैं, ठीक है। इसके अलावा सरकार की विभिन्न योजनाएं हो गई, वो भी लगभग लगभग सभी से रिलेटेड होती हैं। तो बहुत सारी चीजें कॉमन आपको मिल जाती हैं, इसलिए बड़ा दिखता है टॉपिक। इसको आप स्मार्टली अध्ययन करके जो पॉइंट्स सभी टॉपिक्स में समान हैं, उनको आप एक जगह लिख करके इसको शॉर्ट नोट्स में अपने तब्दील कर सकते हो। लेकिन जो इनकी विशिष्टता है, जैसे कि आप वास्तुकला देख लीजिए, तो वास्तुकला में अगर आप मंदिर वास्तुकला में आएंगे तो 3 तरह की मंदिर वास्तुकलाओं का आप अध्ययन करते हो, विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करते हो। हालांकि उसमें भी बहुत सारे क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन क्षेत्रीय विभिन्नताएं उतनी ज्यादा विभिन्न नहीं है। उनकी कुछ 1-2 पॉइंट और उसमें जुड़ जाएगा जो उनकी विशेषता रहेगी, लेकिन जो मूल भावना रहेगी, इन तीनों का जो मूल अंतर है वो आप जानते रहोगे तो आंसर अपना लिख लोगे, ठीक है। और बाकी महत्व, चुनौतियां, योजनाएं वो लगभग लगभग सेम रहेंगी, सबके साथ वही रहेंगी, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि इसको आपको विस्तारित नहीं करना है, इसको आपको बहुत ही स्मार्ट वर्क करके इस टॉपिक को और ज्यादा छोटा बना लेना है, ठीक है। और क्या प्रासंगिकता है देख लेना है। वर्तमान समय में अगर चर्चा है इसकी तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको भी अलग से आपको लिख लेना है। जैसे अभी हाल ही में 44वां विरासत स्थल, जो धरोहर स्थल है यूनेस्को का घोषित हुआ है, कौन सा? भारत का 44वां स्थल हो गया है। कौन? जो मराठा किले हैं, मराठा किले हैं। और ये कितने किले हैं? कुल 12 किले हैं। इनमें से 11 महाराष्ट्र में हैं। एक जो है जिंजी का किला, जिंजी किला, ये एकमात्र है जो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट आपका बन सकता है, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण। फिलहाल अब हम आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले वास्तुकला में आएंगे। देखिए, कला के और रूप जैसे मूर्तिकला हो गया, चित्रकला हो गया, वो तो हमको आद्य ऐतिहासिक काल में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तुकला का जो प्रथम हमको दर्शन होता है कि हाँ कुछ था, ये वो हड़प्पा काल में होता है। इतिहास को उसके अध्ययन के अनुसार, उनके जो स्रोत हैं उनके अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल, सॉरी प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वह कालखंड होता है दोस्तों जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल वो कालखंड है जिसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे हड़प्पा सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, और ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। इस तरह से वैदिक काल जो है वास्तविक रूप से ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा जाता है। पहला कालखंड है जिसको ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि उसके जो वैदिक साहित्य है उनको पढ़ा जा सका है, समझा जा सका है। जिस दिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको समझा जा सकेगा, पढ़ा जा सकेगा, उस दिन हड़प्पा सभ्यता भी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हमको साक्ष्य मिलता है वास्तुकला का, विकसित वास्तुकला का या आधुनिक वास्तुकला का, जिसका अनुसरण आज भी न पूरा विश्व, भारत स्वयं करता है स्मार्ट सिटी जैसे मिशन में।
ये प्रेरणा का काम करते हैं। जो उनका नगरीय नियोजन था, पूरा विश्व उसका अध्ययन करता है कि कितना बढ़िया शहरी नियोजन था इसका, और उसी शहरी नियोजन को आपको मुख्य परीक्षा में अपने पढ़ना है। तो वास्तुकला में सबसे पहले आर्किटेक्चर में आएंगे। वास्तुकला शब्द लैटिन शब्द टेक्टोन से लिया गया है, जिसका अर्थ है निर्माता। जब आदि मानव ने अपने रहने के लिए आश्रय बनाना शुरू किया, तभी वास्तुकला का विज्ञान आरंभ हुआ। अन्य कलाओं से अलग कैसे है वास्तुकला? वास्तुकला में दरअसल एक तकनीक की आवश्यकता होती है, मापन की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार की सामग्रियां लगती हैं इसको बनाने में, और इनका जो प्रयोग किया जाता है मानव के जीवन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। ये तत्व मौजूद रहते हैं वास्तुकला में। जबकि मूर्तिकला आदि जो है सौंदर्य कला का भाग है, देखने में अच्छी लगती हैं, ठीक है, इनका उपयोग इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जीवन के रहने के लिए है ना, आवास, रोटी, कपड़ा और मकान, आधुनिक आवश्यकताओं में ये गिनी जाती है वास्तुकला जो है। वास्तुकला में मंदिर वास्तुकला भी आएगी, आपका शहर की वास्तुकला, शहर कैसा है, नियोजित है कि नहीं है, कितना नियोजित है। सड़क वास्तुकला, रोड आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं, जैसे यहाँ की सड़क वास्तुकला आप देखोगे तो ग्रिड पद्धति में एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई सड़कें आपको हड़प्पा सभ्यता में दिखाई पड़ती हैं। पक्की नालियां होती हैं, हर घर की जो छोटी नाली है वो मेन होल से जुड़ी होती है, और जा करके वो पक्की नाली जो बड़ी नाली होती है, सीवर सिस्टम इतना बढ़िया होता है, इतना बढ़िया स्वच्छता प्रणाली रहती है कि आहा हा, देख के मजा आ जाता है हड़प्पा सभ्यता का। तो ये सब अध्ययन का विषय है, और हम अध्ययन इतिहास का इसीलिए तो करते हैं कि हम उससे कुछ सीखें, और सीख करके अपने विकास के मार्ग में उसको लगाएं, तो उससे जो हम सीख रहे हैं, और विनाश से बचे। वास्तुकला और मूर्तिकला, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में क्या अंतर होता है? तो हमने आपको एक रूपरेखा बताई, वही यहां पर भी दिया हुआ है। वास्तुकला आपने देख ही लिया। मूर्तिकला की बात करें तो प्रोटो इंडो यूरोपियन मूल केल से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मोड़ना। मूर्तियां या स्कल्पचर्स छोटे कला के कार्य हैं जो हाथ से या उपकरणों द्वारा बनाई जाती हैं, और ये ज्यादातर सौंदर्य शास्त्र से संबंधित होती हैं, इंजीनियरिंग या माप से नहीं। अब मूर्तिकला है भाई, मूर्ति किसी ने बनाई, एक माप लेकर बनाई, विभिन्न तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया, लेकिन सुंदर नहीं बनी, जैसा बनाना चाह रहा था वैसा नहीं बनी, तो फिर क्या करेगा? फिर तोड़ेगा उसमें, फिर अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाएगा, और जब तक सुंदर नहीं हो जाएगी तब तक वो काटता छाटता रहेगा, है ना। तो वहां पे अनिश्चितता है, जबकि वास्तुकला में निश्चितता है, एक निश्चित माप होती है, लंबाई चौड़ाई, भूमि की निश्चित माप होगी जहां बनाना हो, कितना बड़ा हॉल होगा, ठीक है, कहाँ दरवाजा लगेगा, कहाँ पर वॉशरूम होगा, छत कितनी ऊंचाई पर होगी, कितने तल होंगे, इन सब का अध्ययन किया जाता है। नींव कितनी मजबूत होगी, नींव कितनी गहरी होगी, इन सब का अध्ययन करके फिर काम होता है वास्तुकला में, ठीक है। तो अंतर मेन समझना है, बाकी तो लिख ही लोगे आप। अगर पॉइंट्स में अंतर देखना हो इनमें, तो आकार और सीमा में दोनों में अंतर पाया जाता है। वास्तुकला भवनों के डिजाइन और निर्माण से जुड़ी है, मूर्तियां छोटी 3D कलाकृतियां हैं। अब आप कहेंगे कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, फिर तो विशालकाय है, बिल्कुल विशालकाय है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है। आपको पता है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इतने बड़े आकार का भी है, और उसके नीचे बैठने की जगह भी है, वहां आप सो भी सकते हैं, तो वास्तुकला का भी वो काम कर रही है। तो मूर्ति तो है ही वो, लेकिन वास्तु भी है साथ साथ। तो ये सब जो रचनाएं हैं अपवादिक रूप से हैं, इनका हम अध्ययन सामान्यतः नहीं करते हैं, ठीक है। तो आकार और सीमा वास्तुकला, अभी आप कह दो कोई घर बना है और किसी मूर्ति के आकार का बना है, तो आप उसको मूर्ति कहोगे या फिर वास्तु कहोगे?
दोनों का मिश्रण है एक प्रकार से, देखने में अच्छा भी लग रहा है और वास्तु है। तो हम यहाँ पर अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं, तो अलग अलग विशेषताओं को पढ़ेंगे, ठीक है। मिक्स करके कोई चीज बना दी मोमो की तरह, मोमोज की तरह, तो फिर उसका थोड़ी अध्ययन करेंगे हम, स्पष्ट चीजों का अध्ययन करेंगे। सामग्रियों की बात, साइज एंड स्कोप की हमने बात की। आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। स्कल्पचर्स आर स्मॉल 3 डायमेंशनल आर्ट वर्क्स। सामग्रियों में अंतर पाया जाता है। वास्तुकला में पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु आदि का मिश्रण होता है। कोई घर बनाना है आपको तो गिट्टी, बालू, सरिया, सीमेंट, बहुत सारी चीजें चाहिए। जबकि मूर्ति आपकी एक मिट्टी भी होगी, उससे भी मूर्ति बन जाएगी। तो आमतौर पर एक ही सामग्री से बनाई जाती है आमतौर पर। सामग्री की बात कर रहे थे, मटेरियल यूज, तो आर्किटेक्चर यूजेज स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल एक्सेट्रा। स्कल्पचर्स आर यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। सिद्धांत, वास्तुकला में इंजीनियरिंग और गणित का अध्ययन होता है, सटीक माप आवश्यक होता है। वहीं मूर्तिकला में रचनात्मकता और कल्पना अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर रिक्वायर्स इंजीनियरिंग नॉलेज एंड प्रिसाइज मेजरमेंट्स, while sculptures focuses on creativity and imagination। अब भूकंप आ रहा है, जहां पर भूकंप आने की बहुत संभावना है, जापान ले लीजिए आप, तो वहां पर आर्किटेक्चर का अध्ययन बहुत जरूरी है कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए। लेकिन मूर्ति आप कहीं भी बनाइए, भूकंप आए, सुनामी आए, क्या मतलब है? उससे तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है लोगों पर। तो सिद्धांत बहुत, प्रिंसिपल बहुत जरूरी है किसके लिए? वास्तुकला में। इसमें अंतर पाया जाता है। उदाहरण, वास्तुकला जैसे ताजमहल, लाल किला, विभिन्न मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, गुरुद्वारे हो गए। मूर्तिकला में नटराज की मूर्ति हो गई, डांसिंग गर्ल, बुद्ध की प्रतिमाएं हो गई। गांधार कला, मथुरा कला और जो हम दक्षिण भारत की शैली पढ़ेंगे, गांधार कला, मथुरा कला मुख्य है। यहां से आएगा ही आएगा प्रश्न, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बुद्ध की मूर्तियां हो गई, जैन मूर्तियां हो गई, इनका अध्ययन हम मूर्तिकला के अंतर्गत करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला, इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर। यद्यपि अब सिंधु घाटी की सभ्यता में आ जाइए आप। अभी तक आप देख रहे थे मूर्तिकला और अ, वास्तुकला और मूर्तिकला में अंतर। इसको कंक्लूड कर देंगे यहीं से। अगर प्रश्न आता है कि वास्तुकला और मूर्तिकला में अंतर बताइए, तो ये अंतर बताते पहले परिभाषा बताएंगे, फिर अंतर बताएंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे कि दोनों में अंतर होने के बावजूद भी दोनों कला के अभिन्न रूप हैं। दोनों ही कलाओं का अपना महत्व है। और भारत का भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कला और संस्कृति के समृद्धशाली गौरव के आयाम से जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसे हमें आगे ले जाना है, भारत सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। ये सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, निष्कर्षतः 3-4 लाइन में इस तरह से भी बता के लिख सकते हैं। कोई मिलाकर के आपकी दृष्टि दिखनी चाहिए ऐसा कुछ। इसमें फिजिक्स का कोई रूल नहीं लगना है, रॉकेट साइंस कोई नहीं लगनी है। थोड़ा सा दिमाग लगा करके शांति से जब सोचेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच लेंगे। लिख दीजिएगा उसको। निष्कर्ष तो आपके ऊपर रहता है, कंक्लूजन आपके ऊपर होता है, लेकिन कंक्लूजन लिखिएगा जरूर आप लोग। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की वास्तुकला, इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्किटेक्चर, हमने अभी शुरुआत में चर्चा की। तो यद्यप मिट्टी के बर्तन और मूर्तिकला जैसी कला प्राग ऐतिहासिक काल में मौजूद थी, आधुनिक रूप में वास्तुकला की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल में नगर नियोजन के रूप में मिलती हैं। आल्दो आर्ट फॉर्म्स लाइक पॉटरी एंड स्कल्पचर एग्जिस्टेड इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड, आर्किटेक्चर इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज इट्स रूट्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्रू टाउन प्लानिंग। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व लगभग। ये देखिए डेट्स डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आधार पे बनाए हैं। आप जब लिखिएगा तो कार्बन 14 वाला लिखिएगा, ठीक है, जो सर्वमान्य है।
2300 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये सर्वमान्य है, यही लिखा करिए आप लोग। सॉरी। तो बीच विकसित हुई और इसमें भारत में कुछ सबसे शुरुआती बड़े भवनों का निर्माण हुआ। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड बिटवीन 2600 BC to 1900 BC and saw the development of some of the earliest large buildings in India, जैसे स्नानागार हो गया। सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? अन्नागार थी। लोगों के घरों में बड़ा घर भी बहुत नियोजित होते थे, घर भी बड़े नियोजित, शहर नियोजित था ही, सड़कें नियोजित थी ही। स्नानागार जो धार्मिक स्थान थे, एक जगह जहाँ पर लोग सामूहिक रूप से पूजा पाठ या जो भी उनका उस समय रिचुअल रहता हो उसके लिए इकट्ठा होते ही थे। अन्नागार होता ही था। घर भी जो होते थे बड़े उनके सुव्यवस्थित होते थे, चाहे नालियां हो गई उनकी, चाहे अंदर साफ सफाई की व्यवस्था हो गई, जलाशय हो गया अंदर, ये सारी चीजों की व्यवस्था रहती थी बहुत अच्छी। तो यहाँ तक कि हमारे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ और वहाँ स्वच्छ भारत चल एकदम कायम था, चरम पर था। हर घर में जो है वहाँ पर शौचालय भी पाए गए हैं। ठीक है, तो बड़ी उन्नत व्यवस्था थी, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं कि कल्पनाओं में थी, साक्ष्य पाए गए हैं हर चीज के। फैलाव और महत्व, स्प्रेड एंड सिग्निफिकेंस, यह सभ्यता तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दूसरे भाग में सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। द सिविलाइजेशन इमर्ज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर इन द सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम BC। यह उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में फैली। इट स्प्रेड अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसके कुछ हिस्से मौजूद हैं। ठीक है, प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब तो आपके पाकिस्तान में ही है। गढ़वेरी वाला, राखी गढ़ी, धौलावीरा, धौलावीरा, ये धौलावीरा गुजरात में स्थित है और 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी भारत का है ये। ठीक है, ये स्थल उन्नत शहरी वास्तुकला को दर्शाते हैं। मेजर ये साइट्स हैं, बड़े साइट्स हैं वहाँ पे जहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं मिलती हैं जो और जगहों और स्थानों पे जो कॉमन है, जहाँ पे जो तत्व है। दीज साइट्स एग्जिबिट एडवांस्ड अर्बन आर्किटेक्चर। उसमें क्या क्या था आगे हम देखेंगे। बस्तियों का आकार, सबसे पहले हम देखेंगे बस्तियों का आकार। सबसे बड़े स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, राखी गढ़ी, धौलावीरा, ये सभी सबसे बड़े स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के। वहीं मध्यम आकार का स्थल जो राजस्थान का कालीबंगन है, जो 10 से 50 हेक्टेयर तक होता था। जो सबसे बड़े स्थल होते थे वो 50 हेक्टेयर से अधिक के होते थे। छोटे स्थल 5 से 10 हेक्टेयर तक होते थे, जैसे आमरी हो गया, लोथल हो गया, चंदुड़ो हो गया, राजदी हो गया। बहुत छोटे स्थल जो होते थे वो भी मिले हैं 5 हेक्टेयर से कम में, जैसे अल्लाहदीनो, कोट दीजी, रोपर, पालाकोट, सुरकोटदा, नौशारो, गाजी शाह, ये सब। तो आप बस्तियों के आकार भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, विभिन्न आकार के होते थे। नगर नियोजन, अधिकांश, ये सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकांश शहरों को 2 भागों में बांटा गया था। इस तरीके से आप देखिए, अधिकांश शहर 2 भागों में बटे हुए थे इस तरीके से। ठीक है, तो ये यहां पर कम मकान दिख रहे हैं, इधर आपको ज्यादा मकान दिख रहे होंगे, है ना। लोअर टाउन है ये। तो ऐसा माना जाता है कि इधर देखिए कोई भी समाज होगा वहां पर शासन प्रशासन के लिए कोई ना कोई शासक होगा। शासक कौन हो सकता है? या तो शक्तिशाली जो हो, या फिर आर्थिक रूप से जो ज्यादा शक्तिशाली हो, जिसके पास आर्थिक संसाधन हो। तो इन्हीं आधारों पर यहाँ पर एक सत्ता पर स्थापित लोग रहते थे जो दुर्गीकृत। सामान्यतः क्या होता था कि 2 हिस्से होते थे, एक हिस्सा दुर्गीकृत होता था, दूसरा हिस्सा जो था वो गैर दुर्गीकृत होता था। ऐसा माना जाता है कि उसमें आम जनता रहती होगी। ठीक है, हालांकि अपवाद भी इसके मिलते हैं, कहीं कहीं 3 हिस्से मिलते हैं, जैसे धौलावीरा हो गया आपका, और कहीं कहीं दोनों हिस्से दुर्गीकृत मिलते हैं। तो कुछ अपवाद भी हैं। ठीक, तो फिलहाल
हम अपवादों को नहीं पढ़ते हैं, हम जो मुख्य बातें हैं, मुख्य विशेषता है, जो कॉमन विशेषता है उसको पढ़ते हैं। तो अधिकांश शहरों को दो भागों में बांटा गया था। किला सिटेडल अर्थात छोटा होता था, ऊंचा, और पश्चिमी दिशा में ये अक्सर स्थित होता था। ये अक्सर पश्चिमी दिशा में स्थित होता था, लगभग 40 से 50 फीट ऊंचाई पर होता था। निचला शहर ये बड़े क्षेत्र में स्थापित होता था, निचली भूमि पर होता था, पूर्वी दिशा में यह स्थित होता था। वार्ड्स में इनको विभाजित किया जाता था, जैसे चेस बोर्ड, इस तरह से ये विभाजित होते थे विभिन्न वार्डों में। ठीक है, तो मोस्ट सिटीज वर डिवाइडेड इनटू सिटेडल, जो कि स्मॉलर, हायर, लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड, ये होते थे 40 से 50 फीट ऊपर ये स्थित होते थे ऊंचाई पर। वहीं लोअर टाउन जो होता था, लार्जर एरिया इनका होता था, लोअर प्लेन में स्थित होते थे, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड, अक्सर ये पूर्वी साइड में स्थित होते थे, डिवाइडेड इनटू वार्ड्स लाइक अ चेसबोर्ड। सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत शहरी नियोजन, व्यवस्थित सड़कें और उत्कृष्ट वास्तुकला को दर्शाती है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन शोज एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट्स एंड रिमार्केबल आर्किटेक्चर। इसने भारत में शहरी वास्तुकला की नींव रखी। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ अर्बन आर्किटेक्चर इन इंडिया। अगर आप वर्ड भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि विश्व की अन्य सभ्यताओं ने भी हड़प्पा सभ्यता से प्रेरणा ली, ऐसा देखा जाता है। शहर समांतर चतुर्भुज पैलोग्राम के रूप में और नियमित ग्रिड पैटर्न पे बनाए जाते थे। शहर कैसे होते थे? ग्रिड पैटर्न पे, इस तरह से जो सड़कें होती थी वो ऐसे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, 90 डिग्री पर काटती थी। अब यहां मान लीजिए कोई मकान है, ठीक है, यहां मान लीजिए कोई मकान है, तो यहां जो सड़क जा रही थी वो सड़क मुख्य सड़क से मिल जाती थी। तो इस तरह से जो मकानों के पास से सड़कें आती थीं वो मुख्य सड़क से आकर मिल जाती थी। इसी तरीके से शहर का आकार भी पैलोगाम की तरह होता था, चतुर्भुज की तरह होता था। ठीक है, तो सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में चलती थीं और एक दूसरे को सही कोण या राइट एंगल पे, सही कोण नहीं समकोण पे काटती थी। तो शहर समांतर चतुर्भुज के रूप में नियमित ग्रिड पैटर्न पे बनाए जाते थे, बड़े सुंदर दिखाई पड़ते होंगे। ठीक है, इस तरीके से शहर दिखाई पड़ते होंगे, इस तरीके से शहर दिखाई पड़ते होंगे, बड़ा सुंदर दृश्य होता होगा। बीच में सड़कें होती होंगी, ठीक है, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती होंगी और बीच बीच में ये मकान का बस्तियां होती होंगी। ठीक है, बस्तियों के पास से जो सड़कें जाती थी वो मुख्य सड़क से मिल जाती थी। तो और अक्सर जो मकान होते थे इनके, इनका द्वार जो होता था मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता था, इनका द्वार सड़क के पीछे की तरफ जो छोटी सड़क होती थी उसकी तरफ खुलता था। बड़ा नियोजित नियोजित ये शहर था भाई। ठीक है, और यहाँ पर जो गंदगी निकालने वाली, जैसे स्नान करने के बाद जो अपशिष्ट वगैरह बहता था उसके लिए मेन होल होता था इनका, पाइप होता था, पक्की पाइप होते थे। ये पाइप अक्सर कहीं कहीं लकड़ी के भी मिले हैं, ठीक है, और कहीं कहीं सीमेंट जैसे पदार्थ के भी मिले हैं। इनको जिप्सम का भी ज्ञान था, इनको जिप्सम के बारे में जानकारी थी। ठीक है, और ये जो पाइप से निकलने वाला अपशिष्ट होता था ये नालियों में बहता हुआ शहर में स्थित अपशिष्ट निपटान इतना बढ़िया था इनका कि बड़ी नाली से ये जाकर के जो अपशिष्ट जल है वो गिरा देते थे। इस तरीके से बड़ी नाली में ये आकर के अपशिष्ट मिल जाते थे। तो साफ सफाई की बड़ी व्यवस्थित यहां पर आपको जानकारी मिलती है। तो यूज ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का प्रयोग निर्माण के लिए मानक आकार की पक्की हुई ईंटों का 4x2x1 का बड़े पैमाने पर प्रयोग देखा गया है। तो लार्ज स्केल यूज ऑफ
बर्न्ट ब्रिक्स ऑफ अर्थात पक्की ईंटों का भी प्रयोग यहां पर देखा गया है। इनको इसकी जानकारी थी और निश्चित डायमेंशन में ये होते थे। पत्थर के भवन नहीं थे जिससे यह परंपराओं से अलग था। नो स्टोन बिल्डिंग्स मार्किंग अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। ईंटों पर प्लास्टर लगाया जाता था और प्राकृतिक तार या जिप्सम से उन्हें जलरोधी बनाया जाता था। तो जिप्सम की इनको जानकारी थी। ब्रिक्स वर कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ नेचुरल टार और जिप्सम। घरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कहीं कहीं पक्की ईंटों का भी प्रयोग देखा गया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं उस समय के घर। ठीक है, इसको अगर हम कल्पनाओं में देखें तो ऐसा दिखता होगा उस समय। ठीक है, हालांकि ये घर हड़प्पा का नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। न तो ये है, हम दिखाने के लिए केवल आपको बता रहे हैं। बाथरूम और नालियों में पक्की ईंटों का प्रयोग और जिप्सम से जलरोधी बनाया गया था। तो बाथरूम और नालियों में अंदर पक्की ईंटों का प्रयोग देखा गया है। तो कच्चा ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर हाउसेस, पक्का ब्रिक्स वर यूज्ड इन बाथरूम्स एंड ड्रेन्स, वाटर प्रूफ्ड विथ जिप्सम। भूमिगत जल निकासी प्रणाली। शहरों में सुविचारित और योजनाबद्ध वास्तुशिल्प विशेषताएं थीं। सिटीज हैड वेल प्लान्ड आर्किटेक्चरल फीचर्स। निरीक्षण छेद बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये पॉइंट, इस तरह के पॉइंट जब आप लिखोगे तब आपके नंबर बढ़ेंगे, और लिख करके इनको आप अंडरलाइन करेंगे। तो निरीक्षण छेद वाली भूमिगत जल निकासी प्रणाली एक मुख्य विशेषता थी। उसमें आप देख सकते थे कि अगर वो भर गई है तो उसको ओपन करके आप पानी बहा सकते थे। वो पानी जाकर के मुख्य सड़क तक चली जाती थी। तो प्रत्येक घर से छोटी नालियां मुख्य सड़क तक, पक्की नाली तक जाती थी। नियमित अंतराल पर सीस्पिट्स रखे गए थे जो स्वच्छता सुनिश्चित करते थे। निरीक्षण छेद नियमित सफाई और रख रखाव के लिए बनाए गए थे। स्मॉल ड्रेन्स रैन फ्रॉम ईच हाउस टू मेन रोड्स। Cesspits were placed at regular intervals for hygiene. Inspection holes allowed for regular cleaning and maintenance. सड़कें ग्रिड पैटर्न पे जाल पद्धति पर व्यवस्थित थी जो पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण दिशा में चलती थी। सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी। स्ट्रीट्स वर अलाइंड इन अ ग्रिड रनिंग ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। रोड्स इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल्स। स्वच्छता का महत्व। हाइजीन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण। एक आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से कुछ चीजें, जब आप स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, हृदय हो गया, या फिर आपका स्वच्छ भारत अभियान हो गया, इन सबको प्रेरणा मिलती है किससे? सिंधु घाटी की सभ्यता से, क्योंकि ये हाइजीन, स्वच्छता का महत्व भी इसमें दिखाई पड़ता है। जल निकासी प्रणाली से व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता को कितना महत्व दिया गया है यह देखता है। द ड्रेनेज सिस्टम शोज हाई इंपॉर्टेंस गिवन टू पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। यह सभ्यता के उन्नत नागरिक नियोजन को दर्शाता है। दिस रिफ्लेक्ट्स द एडवांस सिविक प्लानिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। सभ्यताओं की नींव, फाउंडेशन फॉर सिविलाइजेशंस। हड़प्पा सभ्यता प्रारंभिक प्रमुख शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसने ऐसे दिनचर्या, मानक और दृष्टिकोण स्थापित किए जो भारतीय इतिहास के आने वाले कालों की नींव बने। द हड़प्पियन सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोटेबल अर्बन सिविलाइजेशंस। It established routines, standards, and perspectives that formed the foundation for later periods in Indian society. भाईचारा, ब्रदरहुड भी दिखाई देता है यहाँ पे। देखिए, इसका तो पर्याप्त अभी तक साक्ष्य नहीं है, न तो अभी लिपि पढ़ी जा सकी है कि उसमें किस धर्म के लोग या कितनी जातियों के लोग रहते थे वो। लेकिन वहां पे प्रमाण मिला नहीं है विभाजन का, कोई हिंसा का कोई प्रमाण मिला नहीं है। इससे पता लगता है, देखिए, विचारों में अगर भिन्नता रहती है, बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, जैसे धर्म और जाति हो गया, ऊंच नीच हो गया, तो बहुत सारे साक्ष्य मिल जाते हैं इन सब चीजों के, चाहे बस्तियों से रिलेटेड हो चाहे अन्य। लेकिन ऐसा साक्ष्य मिला नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये समता मूलक समाज था।
ठीक है, समता मूलक समाज था। समता मूलक में कई तरह के, अगर विभिन्न धर्म के मानने वाले थे भी, तो उन धर्मों में विशेष अंतर नहीं समझा जाता था, लोग अपने अपने विचारों का पालन करते थे। अर्थात धर्मनिरपेक्ष समाज भी इसको आप कह सकते हैं, या समता मूलक समाज सबसे स्पष्ट परिभाषा, अच्छी परिभाषा होगी। तो हजारों वर्षों की आव्रजन, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अशांति के बावजूद समूहों के बीच हिंसा बहुत कम थी। आर्टिफैक्ट्स शो रिमार्केबली लिटिल इंटरग्रुप वायलेंस डिस्पाइट centuries of migration, climatic changes, and social, political, and economic upheavals। इस संस्कृत में भाईचारे को महत्व दिया गया और अत्यधिक धन से आर्थिक विभाजन नहीं हुआ। द कल्चर वैल्यूड ब्रदरहुड एंड एक्सेस वेल्थ डिड नॉट लेड टू इकोनॉमिक डिविजन्स। ठीक है। शहरी वास्तुकला, अर्बन आर्किटेक्चर, हड़प्पा लोग या हड़प्पाई लोग जल निकासी प्रणाली, जल संचयन, जल प्रबंधन और नगर नियोजन में अद्वितीय विशेषज्ञ थे। यह आधुनिक शहरी नियोजन के लिए एक आदर्श मॉडल है। हड़प्पन्स वर एक्सपर्ट्स इन ड्रेनेज सिस्टम्स, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट एंड टाउन प्लानिंग। दिस सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर मॉडर्न अर्बन प्लानिंग। चंडीगढ़, भुवनेश्वर जैसे आप जो जिले हैं, नियोजित जिले हैं, नियोजित शहर हैं, उनका उदाहरण दे सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन का उदाहरण दे सकते हैं, हृदय योजना का उदाहरण दे सकते हैं, अमृत योजना का उदाहरण दे सकते हैं। तो ये सब यहां से प्रेरणा पाते हैं, जितनी योजनाएं हैं। ठीक है, यही तो चाहिए हमको स्मार्ट सिटी में। स्वच्छता, सैनिटेशन, पूर्ण जल निकासी प्रणाली और प्रत्येक घर में निजी बाथरूम से स्वच्छता और स्वच्छता का महत्व दिखाई देता है। Perfect drainage systems and private bathrooms in every home show the importance of cleanliness। हड़प्पा सभ्यता ने शहरी नियोजन में व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता की नींव रखी। हड़प्पन्स laid the foundation for both individual and societal hygiene in urban planning। धर्मनिरपेक्ष, हमने सेकुलर आपको बता ही दिया। उत्खनन से पता चलता है कि धार्मिक भेदभाव लगभग नहीं था। या हो सकता है कि धर्म विभिन्न भिन्न रहे ही ना हो, एक ही धर्म रहा हो। सामाजिक संबंध और भाईचारा मजबूत थे। समता मूलक समाज था। एक्सकेवेशंस शो दैट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन वाज लार्जली एब्सेंट। सोशल टाइज एंड फ्रेटर्निटी वर स्ट्रांग। बाहरी संबंध, एक्सटर्नल रिलेशन के भी सबूत मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली शहरी सभ्यता थी जिसने अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। इसने आधुनिक वैश्वीकरण की नींव रखी और बाहरी दुनिया के साथ संबंध मजबूत किए। तो वैश्वीकरण का आपको यहां से एक मिल जाता है। गुफा वास्तुकला में आते हैं। अभी तक तो आपने देखा क्या, हड़प्पन आर्किटेक्चर। अब गुफा वास्तुकला में आते हैं। गुफा वास्तुकला को शिला निर्मित वास्तुकला भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की चट्टान कला है जिसमें प्राकृतिक चट्टानों को काटकर संरचनाएं बनाई गई। केव आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज रॉक कट आर्किटेक्चर। इट इज अ टाइप ऑफ रॉक आर्ट वेयर स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड बाय कार्विंग आउट सॉलिड नेचुरल रॉक। चट्टानों, बड़ी बड़ी चट्टानों को, पहाड़ों को, कंदराओं को काट काट करके चाहे मंदिर निर्माण किए गए, चाहे रहने योग्य भवन बनाए गए, तो उनको क्या क्या, या बिहार बनाए गए, चैत्य बनाए गए। तो ये सब क्या है, आर्किटेक्चर है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। भारत में गुफाओं की वास्तुकला का प्रारंभ प्राचीन काल में हुआ। इन गुफाओं का उपयोग बौद्ध और जैन साधुओं द्वारा पूजा और निवास के लिए किया जाता था। प्रारंभिक स्थल, इनिशियल साइट्स की बात करें गुफा वास्तुकला में, तो प्रारंभ में गुफाएं पश्चिमी भारत में बनाई गई। यहां अर्थात प्रारंभिक गुफाएं जो मिलती हैं वो पश्चिमी भारत में द्रष्टव्य होती हैं। यहाँ की अधिकांश गुफाएं बौद्ध मंदिर और मठ हैं जो 100 ईसा पूर्व से 170 ईसा ईस्वी के बीच की हैं। इनिशियली द केव्स वर एक्सकेवेटेड इन वेस्टर्न इंडिया। मोस्ट अर्ली केव्स हियर आर बुद्धिस्ट श्राइन्स एंड monasteries dating from 100 BC to 170 AD।
अधिकांश गुफाएं बौद्ध मंदिर और मठ हैं। मौर्य काल और इनका योगदान गुफा आर्किटेक्चर में। मौर्यन इरा एंड कंट्रीब्यूशंस। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो जिसका कालक्रम 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहता है, इसके समय शिला निर्मित वास्तुकला का आरंभ हुआ। मौर्यों को इस वास्तुकला का जनक माना जाता है। बराबर गुफाएं इसका प्रमुख उदाहरण है। रॉक कट आर्किटेक्चर बिगेन ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। द मौर्याज आर credited as pioneers of this architecture. The Barabar caves are prominent example. बौद्ध वास्तुकला के उदाहरण बौद्ध चैत्य और विहार, जैसे कि कार्ले की गुफा चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। ये स्थल ध्यान, उपासना और वर्षावास के लिए उपयोग होते थे। बुद्धिस्ट चैत्यस एंड विहार्स लाइक द कार्ले केव्स वर कर्व्ड from rock. These were used for meditation, worship and as monsoon retreats. वर्षावास के लिए उपयोग होते थे। गुफाओं का विकास, इवोल्यूशन ऑफ केव डिजाइन। प्राकृतिक गुफाओं से शुरुआत कर मानव ने धीरे धीरे चट्टानों को काटकर जटिल संरचनाएं बनाना शुरू किया। लकड़ी की तुलना में पत्थर अधिक टिकाऊ होने के कारण ये संरचनाएं समय के साथ विकसित हुई। मेहनत भी कम लगती थी। गुफा में सिर्फ एक संरचना बना देनी होती थी, बाकी छत बनानी नहीं पड़ती थी। छत के लिए चूंकि विशेष सामग्रियां चाहिए होती हैं और हो सकता है वित्त भी उनके पास इतना न शुरुआत में उपलब्ध रहा हो। आवागमन के साधन, रसद ले आने के लिए भी मेहनत लगती है, उसके लिए भी श्रम न रहता हो, ठीक है, या व्यवस्था न रहती हो। इसलिए गुफाएं बहुत ही शुरुआत में मानी गई, बहुत आसान ये रास्ता माना गया कि इनको ही आर्किटेक्चर, वास्तुकला के रूप में इसमें घर या मंदिर निर्मित किए जाएं। तो स्टार्टिंग विथ नेचुरल केव्स, ह्यूमंस ग्रेजुअली बिगेन कार्विंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इनटू रॉक। ड्यू टू ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी देन वुड, these stone structures evolved over time. अन्य प्रमुख गुफाएं जैसे भाजा की गुफा हो गई, दूसरी सदी ईसा पूर्व में यहाँ पे आर्किटेक्ट विकसित हुए। बेटसे गुफाएं हो गई पहली सदी ईसा पूर्व में। कार्ले की गुफाएं हो गई दूसरी सदी ईसा पूर्व से 5वीं सदी ईसा पूर्व में ये विकसित हुई। कान्हेरी गुफाएं पहली सदी ईसा पूर्व से 10वीं सदी ईसा पूर्व। अजंता की गुफाएं दूसरी सदी ईसा पूर्व से 480 से 650 ईस्वी तक इनका विकास हुआ। भाजा केव्स, बेटसा केव्स, कार्ले केव्स, कन्हेरी केव्स एंड अजंता केव्स ये और प्रमुख गुफाएं हैं। टाइप्स ऑफ केव्स, बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं, जैन गुफाएं, शिला निर्मित विशेष गुफाएं जैसे सप्तपर्णी गुफा, बराबर गुफाएं, ये सभी हो गई। इनके बारे में हम देखेंगे। बौद्ध गुफाओं की बात करें सबसे पहले तो भारत की सबसे उत्कृष्ट गुफा वास्तुकला प्राचीन बौद्ध गुफाओं में देखने को मिलती है। लगभग 1200 गुफा मंदिरों में से अधिकांश बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। पश्चिमी घाट की भौगोलिक स्थिति, जिसमें गहरी खाइयां, तीव्र चट्टानी क्षेत्र और 36 बेसाल्ट पहाड़ियां शामिल हैं, बौद्ध भिक्षुओं को आकर्षित करती थी। उन्होंने इन गुफाओं को आश्रय और पूजा स्थलों के रूप में उपयोग किया। सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ केव आर्किटेक्चर कैन बी फाउंड इन द एंशियंट बुद्धिस्ट केव्स। अराउंड 1200 surviving cave temples are primarily Buddhist. The topography of the Western Ghats, with its deep ravines, sharp rocky exposures, and flat basalt hilltops, naturally attracted Buddhist monks who used these caves as shelters and shrines. इन गुफाओं को आश्रय और पूजा स्थलों के रूप में उपयोग किया इन्होंने। 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक बौद्ध भिक्षु महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कन्हेरी गुफाओं में निवास करते रहे। ये गुफाएं पहली और दूसरी सदी ईसा पूर्व में विशाल बेसाल्ट चट्टान को काटकर बनाई गई थी। तो फ्रॉम 200 BC to 650 AD, Buddhist monks occupied the earliest Kanheri caves located inside the Sanjay Gandhi National Park, Maharashtra. These were curved
from a massive basaltic rock during the first and second centuries BC। इसी काल की अजंता गुफाएं भी दूसरी सदी ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। प्रारंभिक बौद्ध गुफाएं जैसे कार्ले, कान्हेरी, भाजा, बेटचे और अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रमुख गुफाएं हैं। सिमिलरली, द अर्लीस्ट अजंता केव्स आल्सो डेट बैक टू द सेकेंड सेंचुरी BC। अर्ली बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स इंक्लूड द कार्ले, कन्हेरी, भाजा, बेटसा एंड अजंता केव्स। तो ये जो है बौद्ध धर्म की गुफा वास्तुकला। व्यापार और वास्तुशिल्प विकास। बौद्ध विचारधारा व्यापार और वाणिज्य से जुड़ी थी। प्रारंभिक काल में बौद्ध भिक्षु व्यापारियों के साथ जुड़ गए थे, जिससे उनके मठ व्यापार मार्गों के पास बने हैं। तो ये आप देखोगे कि बौद्धों के जो शुरुआती मठ हैं वो कहाँ बने हैं? व्यापार मार्गों के पास। यात्रा कर रहे व्यापारियों के विश्राम स्थल के रूप में ये गुफाएं उभरती गईं। इनका विकास होता गया। अमीर व्यापारियों द्वारा प्रायोजित इन गुफाओं का भीतरी हिस्सा धीरे धीरे अधिक समृद्ध और सजावटी होता गया। चैत्य और विहार गुफाएं। चैत्य गुफाओं की बात करें तो ये पूजा स्थल होते हैं जिसमें स्तूप होता है, जिसकी पूजा की जाती है, जो पूज्य माना जाता है। विहार गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल होते हैं। विहार मठ के रूप में भी इनको जाना जाता है। हीनयान काल में अगर बात करें तो प्रतीकात्मक पूजा, बुद्ध की मूर्तियां इस समय नहीं बनती थीं। वहीं महायान काल में बुद्ध और जातक कथाएं प्रचलित हुई और चित्रों और मूर्तियों में ये दर्शाई जाती रहीं। तो चैत्य केव्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप इंक्लूड्स स्तूपा। विहार केव्स रेसिडेंसेस फॉर मॉन्क्स आल्सो नोन एज मोनेस्टरीज। हीनयान पीरियड में सिंबॉलिक वर्शिप, नो इमेजेस ऑफ बुद्धा। वहीं महायान पीरियड में बुद्धा इमेजेस फाउंडेड। जातक टेल्स कर्व्ड एंड पेंटेड ये सभी प्रदर्शित किए जाने लगे। हिंदू गुफाओं की अब बात करें तो भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित हिंदू गुफाएं बौद्ध गुफा वास्तुकला का विस्तार हैं, जिनमें हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तन किए गए हैं। इन गुफाओं की खुदाई का काल 4वीं सदी ईस्वी से 8वीं सदी ईस्वी तक माना जाता है। इन गुफाओं की स्थापत्य में रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की कथाएं चित्रित की गई हैं। द हिंदू केव्स लोकेटेड अक्रॉस इंडिया आर एक्सटेंशंस ऑफ बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर with modifications in design suited to Hindu customs and traditions. The excavation phase of these caves is believed to be between the 4th and 8th centuries AD. Themes from Hindu epics like the Ramayana and Mahabharata are depicted in these structures. जैसे आपका अजंता की वास्तुकला हो गई, अजंता की गुफा हो गई, उसमें बौद्ध वास्तुकला, बौद्ध कला तो मिलती है, उसमें बौद्ध मूर्तियां मिलती हैं, उसमें जातक कथाएं मिलती हैं। लेकिन बाद में गुप्तों ने जब अजंता का विकास किया तो उसमें रामायण और महाभारत से जुड़ी कहानियों का भी चित्रण किया गया। बाद में सातवाहनों ने भी केव्स जो है खुदवाए। जैन गुफाएं, जैन केव्स। जैन गुफाओं की प्रारंभिक अवधि को चिन्हित करना बहुत कठिन है, लेकिन इसे सामान्यतः 6ठी सदी ईस्वी से 12वीं सदी ईस्वी तक का माना जाता है। इन गुफाओं की भव्य मूर्तियां जैन तीर्थंकरों की कथाओं को दर्शाती हैं। कुछ गुफाओं जैसे महाराष्ट्र के एलोरा और तमिलनाडु के सित्तनवासल में अत्यंत सुंदर छतों पर चित्रकारी भी पाई जाती है। Although the earliest phase of Jain cave architecture is difficult to trace, it is generally believed to span from the 6th to 12th century AD. The richly decorated sculptures illustrate stories of the Jain Tirthankars. Elaborately painted ceilings are found in some Jain caves like those at Ellora, Maharashtra and Sittalwasal, Tamil Nadu. उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों पर भी जैन वास्तुकला आपको वहां पर दिखाई पड़ जाती है, जैन गुफाएं दिखाई पड़ जाती हैं। सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा 7 पत्तियों की गुफा जिसको कहते हैं, बिहार के राजगीर से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी में स्थित है। बौद्ध परंपरा में यह गुफा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहीं पर बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय बिताया था और उनके निधन के बाद प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन यहीं पर हुआ था। संगीत में
आनंद जो कि बुद्ध के चचेरे भाई थे और उपालि को बुद्ध की शिक्षाओं का को संकलित करने के लिए चुना गया। ठीक है। सतपर्णी केव, लिटरली 7 लीव्स केव, इज लोकेटेड अबाउट 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ राजगीर, बिहार, embedded in a hill. This cave is significant in Buddhist tradition as it is believed to be where Buddha spent some time before his death and where the first Buddhist council was held after his parinirvan. At this council, Anand, जो कि बुद्ध के कजिन भी थे, and Upali were appointed to compile Buddha's teachings for बराबर की गुफाएं, बराबर केव्स, बराबर गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन शिला निर्मित गुफाएं हैं। द बराबर हिल केव्स आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया, जो मौर्य काल की हैं, डेटिंग बैक टू द मौर्य एम्पायर। ये बिहार के जहानाबाद जिले के मखदूमपुर क्षेत्र में स्थित हैं। लोकेटेड इन द मखदूमपुर एरिया ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार। बराबर पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं और नजदीकी नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 गुफाएं हैं। द बराबर हिल्स कंटेन्स 4 केव्स एंड द नियर बाई नागार्जुनी हिल्स कंटेन्स 3। तो बराबर गुफाओं की विशेषताएं क्या हैं? सम्राट अशोक ने इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय के लिए बनवाया था। इनमें बुद्ध, हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियां भी मिलती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नागार्जुनी की 3 गुफाएं बराबर की 4 गुफाओं से 2 किलोमीटर दूर हैं। इन 7 गुफाओं को सतघर भी कहा जाता है। किसको किसको? नागार्जुनी की 3 गुफाएं और बराबर की चार गुफाओं को। बराबर पहाड़ी की ऊंचाई पर बाबा सिद्धनाथ शिव मंदिर स्थित है, जो गुप्त काल में बना था। लोमस ऋषि गुफा, लोमस ऋषि गुफा जिसे बराबर गुफाओं के हिस्से के रूप में जाना जाता है, बराबर पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह एक मानव निर्मित शरण स्थल है जिसे चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह गुफा चंद्रशाला या चैत्य आर्च की ओगी शैली का सबसे प्रारंभिक उदाहरण है। इसकी मेहराबदार बाहरी सजावट लकड़ी और फूस की बनी साधु कुटियों की नकल है। द लोमस ऋषि केव, पार्ट ऑफ द बराबर केव ग्रुप, इज पूछेगा कि किसका हिस्सा है? बराबर गुफाओं का हिस्सा है लोमस ऋषि गुफा। ठीक है। इज लोकेटेड ऑन द साउथर्न साइड ऑफ द बराबर हिल्स। इट इज अ मैन मेड sanctuary curved out of solid rock. It is the earliest surviving example of the ogee shaped Chandrashala or Chaitya arch. The arch like facade is a perfect imitation of monks' wooden and thatch huts. सुदामा गुफा, सुदामा गुफा लोमस ऋषि गुफा के पास बराबर पहाड़ियों के बाईं ओर स्थित है। यह शायद बराबर समूह में सबसे पहले खुदी गई गुफा थी, जैसा कि एक शिलालेख से पता चलता है। सम्राट अशोक ने इसे प्रियदर्शी नाम से आजीविकों को समर्पित किया था। किसे? सुदामा गुफा को। गुफा के द्वार पर एक छोटा पोर्च है जो आयताकार पथ की ओर ले जाता है। इसके अंदर एक अर्धवृत्ताकार मेहराबदार छत और एक मंडप है। तो सुदामा केव इज लोकेटेड टू द लेफ्ट टू लोमस ऋषि केव इन द बराबर हिल्स। It is considered the earliest cave excavated in the Barabar group as per an inscription. Emperor Ashoka donated it to the Ajivikas using his formal title Priyadarshan. A short porch at the entrance leads to a rectangular passage. The cave has an arched roof with a valuated circular room and a rectangular mandap inside. यहाँ पर कुछ ऐसा डिस्क्राइब करने योग्य नहीं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। विश्वकर्मा गुफा, यह गुफा 2 आयताकार कक्षों से बनी है और इसका एक भाग पूरी तरह से बाहर की ओर खुला है। विश्वकर्मा केव कंसिस्ट ऑफ 2 रेक्टेंगुलर रूम्स, वन ऑफ विच इज कंप्लीटली ओपन लाइक अ पोर्च। इट इज ऑल्सो नोन एज विश्वमित्र केव। इसे विश्वमित्र गुफा भी कहा जाता है। अशोक की सीढ़ियां इस गुफा तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती हैं। द अशोका स्टेप्स कर्व्ड इनटू द क्लिफ लेड टू दिस केव। सम्राट अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में इसे आजीविकों को समर्पित किया था। एम्परर अशोका डोनेटेड दिस केव टू द आजीविका इन हिज 12th ईयर ऑफ रेन। यह एकमात्र गुफा है जिसमें अशोक के बाद के किसी राजा का कोई लेख नहीं है। इट इज द ओनली केव इन द सीरीज विदाउट एनी इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम आफ्टर अशोका रेन।
तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला और गुफा वास्तुकला हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है मंदिर वास्तुकला, जहां से आपके प्रश्न बनने की 99% संभावना रहती है।